मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ भाई, कल का लेक्चर अच्छे से तैयार किया। मेंडल ने कौन कौन से लक्षण चुने थे इसके बारे में अपन ने कल पढ़ लिया था, ठीक है। और मेंडल द्वारा चुने गए जो लक्षण हैं वो कितने गुणसूत्रों पर पाए जा रहे थे? 4। कौन से थे वो 4 जोड़ी? पहले पर, चौथे पर, पांचवें पर और सातवें पर, ठीक है। कौन कौन से लक्षण थे वो आपको याद रखना ही, ठीक है भाई। तो इजी है ना। अभी तो न्यूमेरिकल पोर्शन अभी चालू नहीं हुआ है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी करवाएंगे। लेक्चर नंबर 4 की बात करते हैं अपन, आनुवंशिकी का। आज अपन मेंडल की जो तकनीकें थी, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया था? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पादप संकरण के ऊपर जो है, मटर पादप के ऊपर उन्होंने संकरण के प्रयोग दर्शाए थे। तो मेंडल की जो तकनीकें थी उन मेंडल की तकनीकों के बारे में बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ऑफ मेंडल। मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मेंडल की प्रयोगात्मक तकनीकें, ठीक है। अरे इतनी अंग्रेजी तो समझते हो ना। मेंडल की प्रयोगात्मक तकनीकों की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो तकनीक काम में ली उसमें सबसे पहला काम किया इन्होंने, शुद्ध वंशक्रम को चुना, ठीक है। शुद्ध वंशक्रम जो है वो प्राप्त किया। शुद्ध वंशक्रम कैसे प्राप्त होता है? शुद्ध पादप का शुद्ध पादप के साथ ही क्या करवाई जाती है? सेल्फिंग करवाई जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी या एक पीढ़ी के पश्चात अगली पीढ़ी में जो है शुद्ध लक्षण का स्थानांतरण होता चला जाता है। इस प्रकार के क्रॉस में जो संतति उत्पन्न होगी वो क्या कहलाती है? शुद्ध वंशक्रम कहलाती है, ठीक है। शुरुआत में 34 वैरायटी ली इन्होंने, 34 किस्मों पर प्रयोग किए। फिर शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करते करते 22 किस्मों तक ये आ गए। 22 नस्लें जो हैं मटर के पादप की वो चुन ली इन्होंने। और अंत में 7 जोड़ी जो हैं वो प्योर पेरेंट के ऊपर, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेते हुए इन्होंने अपना हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट दर्शाया, ठीक है। तो 3 स्टेप शामिल हैं इसके अंदर। पहली है शुद्ध वंशक्रम का चयन, शुद्ध वंशक्रम का चयन। नंबर 2 है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। दोनों शब्द याद रखना है, हिंदी इंग्लिश के। हाइब्रिडाइजेशन। और नंबर 3 हो जाएगा सेल्फ ब्रीडिंग, स्वयं संकरण या निषेचन। स्वयं निषेचन या सेल्फ ब्रीडिंग। इस सेल्फ ब्रीडिंग के बारे में और ये जो तकनीकें अपन ने यहाँ पर 3 देखी हैं इनके विषय में पहले मैं आपको बता दूं। शुद्ध वंशक्रम का चयन, जैसे मैंने बताया इनिशियली शुरुआत में इन्होंने 34 किस्में जो हैं मटर के पौधे की उनके मध्य क्रॉस करवाया। शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करते करते 22 किस्में आ गई। उन 22 किस्मों के मध्य फिर से इन्होंने क्या करवाया? सेल्फ ब्रीडिंग करवाई। और ये जो सेल्फ ब्रीडिंग हो रही है, स्वयं संकरण हो रहा है, इससे अपने को क्या प्राप्त होती चली जाती हैं? शुद्ध वैरायटी, शुद्ध किस्में जो हैं वो प्राप्त होती चली जाती हैं। अंत में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेते हुए 14 वैरायटी के ऊपर, 14 नस्लों के ऊपर, या तो 7 जोड़ी नस्लें कह दो या 14 नस्लें कह दो, एक ही बात है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन प्रयोग में क्या करेंगे? ये हाइब्रिडाइजेशन प्रयोग में 2 शुद्ध पादपों के मध्य ये क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। लेकिन उनमें से एक पादप को ये नर मानेंगे, एक पादप को मादा मानेंगे, क्योंकि मटर का पौधा कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। दोनों लिंग एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें से नर लैंगिक अंग को, पुंकेसर को हटा देना इमैस्कुलेशन कहलाता है, विपुंसन की क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या सम्मिलित है? सबसे पहले इमैस्कुलेशन होगा, उसके बाद बैगिंग की जाएगी, जहां से जिस फ्लोर में से अपन ने क्या हटा दिया है, इमैस्कुलेशन कहा कर दिया है, उस मादा पुष्प को ढक दिया जाता है पेपर बैग के द्वारा, ठीक है। ये क्या कहलाता है? बैगिंग कहलाता है। जब उस मादा पुष्प का परिपक्वन हो जाएगा तो उसकी डी बैगिंग की जाती है। वो जो पेपर के बैग के द्वारा उसको ढका था उसको खोल दिया जाता है और एक ब्रश की सहायता से पराग कणों को लेकर, जो वांछित पराग कण हैं, जो नर पौधा है,
उससे परागकणों को लेकर डस्टिंग कर दी जाती है, छिड़काव कर दिया जाता है। कहाँ पर? मादा पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर। ठीक है, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर ये जो छिड़काव किया गया परागकणों का, इन्हें डस्टिंग कहा जाता है। डस्टिंग के बाद में इसको रीबैग कर दिया जाता है। रीबैगिंग का मतलब है पुनः पेपर बैग के द्वारा ढक दिया जाता है। ये जो पादप जिसमें अपने डस्टिंग की है, उस पादप के तने के ऊपर एक चिट लगा दी जाती है, एक पेपर का नोट लगा दिया जाता है। उस पेपर के नोट पर जो है सूचनाएं प्रेषित होती हैं, किस प्रकार का क्रॉस अपन ने करवाया है, किस लक्षण को लेते हुए क्रॉस करवाया है, एक संकर क्रॉस है, द्विसंकर क्रॉस है या त्रिसंकर क्रॉस है। ये सारी सूचनाएं किसके ऊपर होती हैं? उस तने के ऊपर जो पेपर का टुकड़ा लगा हुआ है उसके ऊपर ये सारी चीजें लिखी होती हैं। ठीक है, अब क्या होगा? इनके मध्य क्रॉस होगा। ये क्रॉस उन्होंने एक लक्षण के लिए भी करवाया, 2 लक्षण के लिए भी करवाया, 3 लक्षणों हेतु भी ये क्रॉस प्रेषित किया गया। ठीक है, इस क्रॉस के रिजल्टेंट जो बीज इनको मिलेंगे और उन बीज को उगाए जाने पर जो पादप मिलेगा वो क्या कहलाएगा? F1 संकर कहलाएगा, F1 हाइब्रिड कहलाएगा। ठीक है, उस F1 हाइब्रिड को वैसे ही पौधे से क्रॉस करवाया जाता है तो फिर अपने को F2 जनरेशन प्राप्त होती है। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के दौरान अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले अपन शुद्ध वंश क्रम के चयन की बात करते हैं। ठीक है, शुद्ध वंश क्रम के चयन की मैं बात करूं तो इसमें याद रखना, शुरुआत में, स्टार्टिंग में 34 किस्में ली इन्होंने मटर के पादप की, उनमें ये सेल्फिंग करवाते रहे। कितनी प्राप्त हो गई इनको? 22 किस्में मटर के पादप की। इनमें वापस क्या करवाई इन्होंने? सेल्फिंग करवाई। और अंततः 7 जोड़ी, नस्ल बोल दो या किस्म बोल दो, एक ही बात है, किस्मों पर अपना प्रयोग दर्शाया। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसकी सीक्वेंस आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कौन कौन से चरण होते हैं इस संकरण प्रयोग के दौरान। सबसे पहले इमैस्कुलेशन, विपुंसन, अभी बताया जाएगा। नर लैंगिक अंग को हटा दिया जाना विपुंसन कहलाता है। ठीक है, इमैस्कुलेशन के बाद में उसको ढक देना, बैगिंग कर देना। बैगिंग के बाद जब वो परिपक्व होगा तो डीबैगिंग करना, वापस खोलना बैग को। बैग को खोलने के बाद ब्रश की सहायता से परागकणों का छिड़काव करना, डस्टिंग कहलाता है। डस्टिंग के बाद वापस ढक देना, रीबैगिंग करना। रीबैगिंग के बाद तने के ऊपर पेपर का टुकड़ा लगाना, जिसको टैगिंग कहा जाता है। और टैगिंग के पश्चात जो है वो क्रॉस दर्शाया जाता है। इस क्रॉस से F1 हाइब्रिड अपने को प्राप्त होता है। F1 हाइब्रिड का सेल्फिंग करवाई जाती है और क्या प्राप्त होती है? F2 जनरेशन प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है, क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहला है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या बोलते हैं बच्चों? इसको विपुंसन की क्रिया, विपुंसन कहा जाता है इसको। इमैस्कुलेशन के बाद बैगिंग, पुष्प को ढक देना। बैगिंग के बाद जब परिपक्व हो जाएगा तो डी बैगिंग। ये जो शब्द हैं ये आपको इंग्लिश में ही याद रखने हैं भैया, इसको अपन ऐसे नहीं लिखेंगे पेपर के कागज के द्वारा जो है वो ढक दिया गया। कागज के द्वारा ढकना नहीं, ये शब्द काम में लेना है बैगिंग। डी बैगिंग का मतलब है जिस पेपर के द्वारा ढका गया था उसको वापस खोल देना। अभी बताएंगे क्यों ढका गया था। डी बैगिंग के बाद क्या है? डस्टिंग। डस्टिंग का मतलब छिड़काव करना, किसका? परागकणों का। डस्टिंग के बाद क्या है? रीबैगिंग। ठीक है जी, रीबैगिंग के बाद क्या है? टैगिंग।
और टैगिंग के बाद क्या है, क्रॉस। ठीक है। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है, द्विलिंगी पुष्प में से क्या हटा देना, नर लैंगिक अंग को हटाया जाना, इमैस्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, नर लैंगिक अंग को हटाना। नर लैंगिक अंग क्या कहलाता है बच्चों, स्टेमन, रिमूवल ऑफ स्टेमन। ठीक है। बैगिंग का मतलब है कागज द्वारा, कागज के बैग के द्वारा ढक देना। ठीक है। डी बैगिंग का मतलब उस कागज के बैग को वापस खोल देना। डस्टिंग का मतलब है परागकणों का छिड़काव, किसके ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा कह दो या वर्तिकाग्र कह दो, एक ही बात है। स्टिग्मा पर पोलन का छिड़काव, पोलन बोले तो परागकण, परागकणों का छिड़काव। ठीक है बच्चों। रीबैगिंग का मतलब वापस पेपर बैग के द्वारा ढक देना। टैगिंग का मतलब क्या हो गया, सूचना वाले कागज को तने पर चिपकाना। ठीक है। और क्रॉस का मतलब हो गया एक लक्षण के लिए दो लक्षणों हेतु और तीन लक्षणों हेतु पृथक क्रॉस इन्होंने दर्शाई। एक, दो या तीन लक्षणों हेतु पृथक क्रॉस दर्शाई। ठीक है बच्चों, तो ये इनकी हाइब्रिडाइजेशन की तकनीक कहलाती है। अब इस क्रॉस के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त हुआ, अपने को बीज प्राप्त होते हैं। वो बीज और उन बीज को उगाए जाने से जो पौधा प्राप्त होगा वो दोनों ही क्या कहलाते हैं, F1 संतति कहलाते हैं। क्रॉस फलस्वरूप प्राप्त बीज प्राप्त बीज तथा बीजों से प्राप्त पादप क्या कहलाते हैं, F1 संकर कहलाते हैं, F1 हाइब्रिड कहलाते हैं। ये पहले जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के दौरान डेफिनेशन मैंने बता दी है। F1 हाइब्रिड क्या होता है, F1 संकर प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाएगा स्वयं निषेचन। F1 संतति के मध्य सेल्फिंग करवाया जाना, स्वयं निषेचन करवाया जाना, और जिसके फलस्वरूप F2 और F3 संकर को प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाता है, सेल्फ ब्रीडिंग कहलाता है। तो स्वयं निषेचन के लिए लिख देना F1 संकर के मध्य सेल्फिंग करवाएंगे,
सेल्फिंग, जिससे क्या प्राप्त होगा, F2 तथा F3 पीढ़ी प्राप्त होती है। F2 तथा F3 पीढ़ी प्राप्त करने हेतु, ठीक है, क्या कहलाता है ये, सेल्फ ब्रीडिंग कहलाता है, सेल्फिंग कहलाता है। ये मेंडल की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, ठीक है, इसको नोट डाउन करें। इसके बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं अपन, नोट डाउन। हाँ तो बच्चों अब अपन बात करते हैं मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हो गया, एक लक्षण को लेते हुए वंशागति की बात होगी, ठीक है। तो बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। एक संकर प्रयोग, एक संकर क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जो लक्षण लिया गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस में वो था हाइट ऑफ प्लांट, पादप के तने की लंबाई, ठीक है। तो तने की ऊंचाई कह दो या लंबाई कह दो, एक ही बात है, ठीक है। इसके आधार पर पादप कैसा था, लंबा था, पादप कैसा था, बौना था। तो इन्होंने दो शुद्ध पादप जो हैं वो क्रॉस हेतु लिए, एक तो शुद्ध रूप से लंबा था और एक शुद्ध रूप से जो है वो बौना कहलाया, ठीक है। शुद्ध रूप से लंबा और बौने का मतलब क्या हो गया, उसको समझ लें। वो पादप जिसके तने की ऊंचाई 100 से 200 सेंटीमीटर थी, उस पादप में इन्होंने क्या कर दिया, इमैस्कुलेशन कर दिया, विपुंसन की क्रिया कर दी। और विपुंसन की क्रिया क्या होती है, द्विलैंगिक पुष्प में से एक लिंग को हटा दिया जाना, और वो नर लैंगिक अंग कहलाता है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ स्टेमन कर देना, केवल वहां पर क्या बचता है, पिस्टिल बचता है, ठीक है। तो स्त्री केसर बचेगा, पुंकेसर को हटा दिया जाएगा। दो पादप लिए इन्होंने, पहली बात आ जाएगी 100 से 200 सेंटीमीटर तने की लंबाई वाला टॉल प्लांट लिया इन्होंने, ठीक है। यहां से क्या हटाया, पुंकेसर को हटाया, रिमूवल ऑफ स्टेमन। स्टेमन को हटा दिया, और स्टेमन को हटा देना बच्चों क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन कहलाता है। स्टेमन हटा दिया तो ये जो लंबे तने वाला पादप है ये मादा कहलाएगा या नर कहलाएगा, नर तो कहलाएगा नहीं, क्योंकि नर लैंगिक अंग तो अपन ने हटा दिया। तो ये तो क्या बन गया, फीमेल प्लांट, मादा पादप। और दूसरा पादप इन्होंने लिया जिसके तने की लंबाई कितनी थी, 22 सेंटीमीटर से 44 सेंटीमीटर। इसको क्या बोला, बौना पादप, ठीक है। ये जो बौना पादप इन्होंने लिया, इसमें से मादा लैंगिक अंग को हटा देते हैं तो ये क्या बनता है, नर पादप बनता है भाई, ठीक है। अब वही क्रियाएं आएंगी, शुद्ध पादपों के मध्य क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस करवाकर क्या F1 हाइब्रिड प्राप्त किया जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से चरण शामिल हैं, एक बार पुनः दोहराओ मेरे साथ में। सबसे पहला चरण कौन सा है, इमैस्कुलेशन, विपुंसन। उसके बाद में बैगिंग, डी बैगिंग के बाद डस्टिंग का मतलब छिड़काव किया था परागकणों का। उसके बाद में रीबैगिंग के बाद टैगिंग, तने पर कागज का टुकड़ा चिपकाया था क्रॉस की सूचना वाला। और उसके बाद क्या आता है, क्रॉस आता है, एक लक्षण के लिए, दो लक्षण के लिए, 3 लक्षणों हेतु क्रॉस दर्शाया। और फिर बीजों को प्राप्त किया, कलेक्शन ऑफ सीड इन्होंने किया, ठीक है। और बीजों को प्राप्त करने के पश्चात उन बीजों को उगाया गया। बीजों को उगाए जाने से जो पादप पैदा होगा वो भी F1 हाइब्रिड है, और जो बीज प्राप्त हुए थे वो भी F1 हाइब्रिड है। दोनों ही क्या कहलाते हैं, F1 हाइब्रिड कहलाते हैं, ठीक है। तो
मेंडल की हाइब्रिडाइजेशन तकनीक को मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, केवल मेरे को यह बताना था लंबे पादप के तने की लंबाई कितनी ली थी और बोने की लंबाई कितनी ली थी। तो डायरेक्ट आ जाए मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो जनक जो लिए, पेरेंट जो लिए, आ जाए जनक कौन है, शुद्ध रूप से लंबा और शुद्ध रूप से बोना। तो जनक को मैं पी से इंडिकेट करूंगा, पी का मतलब पेरेंट्स, आगे जहां भी आएगा वहां समझ जाना आप, ठीक है। शुद्ध लंबा शुद्ध लंबा पादप और दूसरा हो जाएगा शुद्ध बोना पादप। ठीक है। अब शुद्ध लंबे का मतलब क्या है, जिसका जीनोटाइप कैसा हो, कैपिटल टी, और शुद्ध बोने का मतलब क्या है, जिसका जीनोटाइप कैसा हो, स्मॉल टी। ठीक है भाई। युग्मक बनेंगे तो युग्मक हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, सभी जानते हैं। जीव द्विगुणित है, युग्मक कैसे होंगे, अगुणित होंगे। तो युग्मकों में एक जोड़ी एलील जो जीव में पाई जा रही थी उसमें से कोई एक ही युग्मक में पहुंचती है, दोनों जो है वो युग्मकों में स्थानांतरित नहीं होंगी। तो इन जनकों के बाद किसकी बात करेंगे, युग्मकों की, गैमेट की। ठीक है जी। यहां से गैमेट कौन सा आएगा, एक ही प्रकार का आ सकता है, कैपिटल टी। यहां से या तो ये आ जाओ या ये आ जाओ, दोनों एक ही प्रकार कहलाता है, कौन सा, स्मॉल टी। अब इनके मध्य क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। समझ गए ना। इस पादप में तो इन्होंने क्या कर दिया, इमैस्कुलेशन, विपुंसन कर दिया, तो ये मादा पुष्प बन गया, है ना। और इधर जो है वो यहाँ से ब्रश की सहायता से परागकणों को लिया और इसके वर्तिकाग्र पर उसका छिड़काव कर दिया, डस्टिंग कर दी जाती है। F1 जो अपने को प्राप्त होगा वो कैसा, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसा कहलाएगा ये, दिखने में तो लंबा ही होगा, ये दिखने में ये पादप कैसा है, लंबा है। क्या कहलाया, F1 संकर कहलाता है, F1 हाइब्रिड कहलाता है। ठीक है जी। अब F1 हाइब्रिड से इनको F2 और F3 जनरेशन प्राप्त करनी है। इसका मतलब ये F1 में क्या करवाई थी इन्होंने, सेल्फिंग करवाई थी। तो F1 में सेल्फिंग का मतलब हो गया ऐसे पादप का ऐसे ही पादप के साथ में क्रॉस करवाया जाना। ये लो, ऐसे पादप का ऐसे ही पादप के साथ में क्रॉस करवाया जाना। अब F2 संतति में संभावित जीनोटाइप क्या आएगा संतति का, वो पता करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, पुन्नेट स्क्वायर काम में लिया जाता है। याद करो, रेजिनाल्ड इसी पुन्नेट द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो इसको मैं पुन्नेट स्क्वायर के द्वारा अगर बनाऊं तो अपने को दो जगह गैमेट रखने पड़ेंगे। इसके गैमेट कौन से हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, इसके गैमेट आ गए, एक तरफ इसके गैमेट आ जाते हैं यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। बोलो भाई कोई दिक्कत। अब कैपिटल टी का क्रॉस करवाया तो ये यहाँ आ गया, कैपिटल स्मॉल का क्रॉस करवाया यहाँ आ गया, कैप स्मॉल का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल का क्रॉस स्मॉल टी आया ना। तो F2 संतति के संभावित जीनोटाइप का पता करने हेतु क्या काम में लिया जाता है, एक ग्राफीय प्रस्तुतिकरण काम में लिया जाता है। उस ग्राफीय प्रस्तुतिकरण को क्या कहा जाता है, पुन्नेट वर्ग कहा जाता है, पुन्नेट स्क्वायर कहा जाता है। तो F2 जो जनरेशन आई, उस F2 जनरेशन में कैसी संततियां आई, एक तो आई थी है शुद्ध रूप से कैपिटल टी, देखो जी, दो आती हैं हाइब्रिड, और एक आता है शुद्ध रूप से बोना पादप। तो ये अपने को क्या प्राप्त हो गई यहां पर, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन, ठीक है। इनको अगर देखें अपन तो ये देखें फिनोटाइप के अकॉर्डिंग कैसा है, ये लक्षण प्रारूप कैसा है, लंबा। ये भी कैसा है, लंबा, लेकिन ये कैसा है, बोना। तो एक पादप तो ऐसा आया, दो पादप ऐसे आते हैं भैया, और एक पादप ऐसा आता है। तो फिनोटाइप तो आता है 3 तो लंबे और 1 बोना, और जीनोटाइप आता है एक तो शुद्ध रूप से लंबा, 2 संकर लंबे कहलाएंगे, और एक शुद्ध रूप से बोना कहलाएगा। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या हो जाएगा वो देख लें। यहां पर फिनो की बात कर लूं मैं पहले।
फिनोटाइप कैसा है, ये भी लंबा है ये भी लंबा है, तो ये दोनों ही क्या हो गई, 3 लंबे, 3 टॉल। रेशियो ये क्या आ गया, ड्वार्फ। टॉल का मतलब लंबे, ड्वार्फ का मतलब बोने। और यही जीनोटाइप की अगर बात कर लूं तो जीनोटाइप कैसा आ जाएगा, 1:2:1, 1:2:1। 1 का मतलब शुद्ध रूप से लंबा है, 2 का मतलब हाइब्रिड टॉल है, और 1 का मतलब शुद्ध रूप से बोना पादप ये कहलाता है। ठीक है जी। अब इस F2PD से F3PD अगर प्राप्त करनी हो तो आपको सबको पता है क्या करवाई जाती है, सेल्फिंग करवाई जाती है। इस पादप का ऐसे ही पादप से क्रॉस करवाऊंगा तो सारे ही पादप मेरे को शुद्ध रूप से लंबे प्राप्त होंगे। इसका ऐसे ही पादप से क्रॉस करवाऊंगा तो सारे ही कैसे आएंगे भैया, बोने पादप आएंगे। लेकिन ऐसे पादप का हाइब्रिड के साथ में क्रॉस करवाऊंगा तो हाइब्रिड का हाइब्रिड के साथ में ये क्रॉस नहीं है क्या, तो अनुपात क्या आता है, 1:2:1 आता है। जो F2PD में अनुपात आया था हाइब्रिड का क्रॉस करवाने पर, वही F3PD में हाइब्रिड का क्रॉस करवाने पर अपने को अनुपात प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई भी। तो ये क्या कहलाता है, मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ठीक है जी। अब इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस की विशेषताएं क्या क्या थी, क्या क्या चीजें इन्होंने खोजी इसके द्वारा। मेंडल ने अपने एक संकर प्रयोग के द्वारा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा क्या बताया कि कोई वस्तु होती है, ये वस्तु जो है अपरिवर्तित रूप से अगली पीढ़ी में या संतति में पहुंचती है। तो जनकों से किसी वस्तु का संतति में अपरिवर्तित रूप से स्थानांतरण देखा जाता है। ठीक है जी। और ये जो वस्तु है इसको क्या कहा जाता है, इसको साहब एलील कहा जाता है। ये क्या है, एक एलील है। ये क्या है, एक एलील है। कहाँ पहुंच गई, संतति में पहुंच गई। किसके माध्यम से जाती है ये, युग्मकों के माध्यम से, क्योंकि इसके और इसके बीच में कौन है, यही तो है। ये क्या कहलाया था, गैमेट कहलाया था। तो युग्मकों के माध्यम से जनकों से संतति में कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो स्थानांतरित होती रहती है। पहला रिजल्ट तो इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ये निकाला। दूसरा रिजल्ट ये निकाला, F1 संतति जो अपने को प्राप्त होती है ये लक्षण प्रारूप में फिनोटाइप के अनुसार दोनों पैतृकों में से किसी एक से समानता दर्शाती है। ये कैसा है, लंबा है। ये किससे समानता दर्शाएगा, इसके साथ समानता दर्शाता है। कहने का मतलब है F1 जो बनेगा उसमें दोनों पैतृकों के लक्षण नहीं आएंगे। एक लक्षण अपने आप को अप्रदर्शित दर्शाएगा और दूसरा लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करेगा यहाँ पर। ठीक है जी। और ये अपने जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के दौरान भी पढ़ा था कि जो अपने आप को प्रदर्शित करता है अपने विपर्यासी एलील की उपस्थिति में वो तो डोमिनेंट कहलाता है, और जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता अपने विपर्यासी एलील की उपस्थिति में वो रिसेसिव कहलाता है, अप्रभावी कहलाता है। ठीक है जी। तो दूसरा निष्कर्ष क्या निकला, F1 संकर जो होता है वो दोनों पैतृकों में से किसी एक पैतृक से समानता दर्शाता है। ठीक है जी। तीसरा रिजल्ट निष्कर्ष यहां से क्या निकलता है, F1 में एक एलील अपने आप को प्रदर्शित करती है जिसको डोमिनेंट कहा जाता है, और एक अपने आप को प्रदर्शित नहीं करती जिसको रिसेसिव कहा जाता है। ठीक है जी। अगला निष्कर्ष क्या निकलता है, इसकी सेल्फिंग करवाए जाने पर F2PD में वो लक्षण भी आ जाता है जो F1 में नहीं आया था। कौन सा लक्षण, बोने पादप वाला। यहां पर देखिए सेल्फिंग करवाई तो ये बोना पादप अपने को प्राप्त हो जाता है। तो वो लक्षण जो F1PD में प्रदर्शित नहीं हुआ था वो F2PD में कितने प्रतिशत पादपों में, देखें आप टोटल कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 ही पादप हैं। 4 में से 1 में आ रहा है, इसका मतलब है 25% पादपों में वो लक्षण F2PD में प्राप्त होता है जो कहां प्राप्त नहीं हुआ था, F1PD में भैया प्राप्त नहीं हुआ था। अरे बोलो भाई। तो ये जो निष्कर्ष है इसके अकॉर्डिंग अगला निष्कर्ष निकलता है, F2PD में जो लक्षण प्रारूप आता है वो 3:1 आता है, और जो जीनी प्रारूप आता है, जीनोटाइप आता है वो कितना आता है, 1:2:1 कहलाता है। क्या बात क्लियर होगी। अरे बोलो भाई। अब एक्चुअल नंबर कितने प्राप्त हुए थे, 1064 पौधे इनको F2PD में प्राप्त हुए थे। उन 1064 पौधों में से कितने पौधे तो लंबे थे और कितने पौधे बोने थे, तो उसकी गणना और मैं आपको बता दूं।
787 पौधे तो लंबे प्राप्त हुए थे, टॉल, ठीक है जी, और 277 पौधे इनको बोने प्राप्त हुए थे, ड्वार्फ, ठीक है। इनकी टोटलिंग करो, 7 और 7 कितने होते हैं, 14, असल 1, 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16, एक ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो गया, 10। 1064 पौधे इनको F2PD में प्राप्त हुए थे, जिनमें से 787 लंबे थे और 277 बोने थे। इनका अनुपात निकालते हैं तो ये 2.81:1 आता है, ठीक है जी। तो ये अनुपात लगभग आता है 2.81:1। इसको इन्होंने क्या मान लिया, 2.81 को 3 मान लेते हैं, ठीक है जी। तो ये अनुपात इनको प्राप्त होता है। ये निष्कर्ष हैं किसके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के। इन निष्कर्षों को मैं एक साथ लिखकर आपको बता देता हूं। पहले ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, इसको नोट डाउन कर लें आप, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे आगे इसके निष्कर्षों की। नोट डाउन। हाँ बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो रिजल्ट्स मैंने आपको बताए हैं उनको एक साथ लिख दिया है मैंने, फिर से देख लें इनको। मोनोहाइब्रिड के अनुसार पहला रिजल्ट क्या निकलता है, क्या बताते हैं, पैतृकोश से कोई वस्तु है जो अपरिवर्तित रूप से संतति में स्थानांतरित होती है, किसके माध्यम से, युग्मकों के माध्यम से। क्या कहलाती है वो वस्तु, कारक कहलाती है, फैक्टर कहलाती है, ठीक है जी। तो कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनकों से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में, उत्तरोत्तर मतलब आने वाली पीढ़ियों में अग्रसित होती है, स्थानांतरित होती है, जिसे कारक कहा जाता है। आगे चलकर जॉनसन ने इसे ही क्या नाम दिया है, जीन नाम दिया है। मेंडल ने क्या बोला था, कारक बोला था, या इसी को ही एलिमेंट कहा था, लेकिन आगे चलकर जॉनसन ने इन्हीं कारकों को क्या नाम दे दिया, जीन नाम दे दिया, ठीक है जी। अगली बात, F1 पीढ़ी में एक ही जनकीय लक्षण प्रदर्शित होता है। F1 पीढ़ी में एक ही जनकीय लक्षण का मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्या थे, पैतृक थे। यहाँ से गैमेट आता है कैपिटल T, यहाँ से गैमेट आता है स्मॉल t, और ये क्या बनता है, F1 संतति कैसी बनती है, कैपिटल T स्मॉल t। इसका मतलब एक ही लक्षण कौन सा आ रहा है, ये लंबे पादप वाला लक्षण आ रहा है। तो एक ही जनकीय लक्षण जो है वो प्रदर्शित होता है, दूसरा नहीं होता। कौन सा, बोने पादप वाला लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा। दो कारकों में से एक कारक अपने आप को F1 में प्रदर्शित करता है। जो दो कारक थे, एक कारक ये रहा, एक कारक स्मॉल t है, इन दोनों में से एक ही अपने आप को F1 में दर्शाएगा। कौन सा दर्शाएगा, ये कैपिटल T दर्शाएगा, ठीक है जी। ऐसे कारक को क्या कहा जाता है, प्रभावी कारक कहा जाता है, डोमिनेंट फैक्टर कहा जाता है, ठीक है जी। संकर में कारक सम्मिश्रित नहीं होते, वेरी इंपॉर्टेंट। इस लाइन का मतलब क्या है, जो F1 बन गया उसमें इन दोनों कारकों के मध्य कोई भी सम्मिश्रण नहीं होगा, ठीक है। सम्मिश्रण नहीं होगा, इसका मतलब अगली पीढ़ी में अपने को अलग अलग लक्षण जो है पृथक रूप से प्राप्त हो जाएंगे। अगर सम्मिश्रण हो जाता तो F2 पीढ़ी क्या प्राप्त हुई थी अपने को, एक तो ऐसा आया था, दो कैसे आए थे, कैपिटल T स्मॉल t, और एक कैसे आया था, स्मॉल t स्मॉल t। अगर यहां सम्मिश्रण हो जाता तो ये शुद्ध बोना पादप जो 25% के रूप में F2 पीढ़ी में अपने को प्राप्त हो रहा है, ये अपने को प्राप्त नहीं होता, ठीक है जी। तो संकर जो बना है, कौन सा संकर, F1 हाइब्रिड। इस F1 हाइब्रिड में कारक जो हैं उनके मध्य कोई भी सम्मिश्रण नहीं होता है। अरे समझ गए ना, हाँ। नेक्स्ट चलें। युग्मक निर्माण के दौरान दोनों कारक पृथकित होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंचते हैं। युग्मक निर्माण ये हो रहा है, ठीक है। दोनों कारक जो है अलग अलग रूप से, ये एक गैमेट में आ गया, ये दूसरे गैमेट में आ गया। इसका मतलब है एक जोड़ी कारकों में से युग्मक में एक ही कारक पहुंचता है, क्योंकि युग्मक कैसा होता है, प्रकृति में हैप्लॉइड होता है, जीव कैसा है, डिप्लॉइड है, द्विगुणित है। F2 पीढ़ी में दोनों पैतृक लक्षण प्रदर्शित होते हैं। F2, ये F2 पीढ़ी कहलाई। दोनों पैतृक लक्षण कौन से हैं, ये तीन तो कैसे कहलाए, तीन तो हैं भैया लंबे, बोलो जी, और एक कैसा है, बोना। इसका मतलब है पैतृक भी कैसे लिए थे, लंबा लिया था, बोना लिया था। तो F2 पीढ़ी में दोनों ही पैतृक लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं। F2 पीढ़ी में अनुपात क्या आता है, वो अभी मैंने क्रॉस करवाया था, उसके दौरान आपको बताया था। लक्षण प्रारूप 3:1 आता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप कितना आता है, जीनी प्रारूप 1:2:1 आता है, ठीक है जी। अब इसके अलावा एक विशेष बात आपसे पूछी जा सकती है, वो विशेष बात कौन सी है, नोट लगा के लिख लेना, कि वास्तव में कितने पौधे F2 में प्राप्त किए थे, 1064। उसमें से 787 कैसे थे, लंबे, और 277 कैसे थे भैया, बोने पादप, ठीक है जी। तो
टोटल F2 कितने प्राप्त हुए? टोटल F2 इनको मिले थे 1064 पादप, और इन 1064 में से 787 कैसे थे भैया? लंबे, और 277 कैसे थे? बोने। 277 पादप कैसे प्राप्त हुए भैया? बोने पादप इनको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स कहलाते हैं। अब अपन मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। ठीक है, पहले इसको कंप्लीटली आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद अपन बढ़ते हैं किसकी ओर? डाई हाइब्रिड क्रॉस की ओर। नोट डाउन कर लिया? मिटाएं? चलो मिटाते हैं साहब, आगे बढ़ते हैं फिर। डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर बात करें तो कितने लक्षणों की वंशागति देखेंगे भैया यहाँ पर? हाँ भाई, एक जोड़ी लक्षण या दो जोड़ी लक्षण? जोड़ी की बात नहीं होगी, दो लक्षण देखे जाएंगे। ठीक है जी, कौन कौन से लक्षण लेंगे उनकी भी बात कर लेते हैं साथ ही। मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस, कितने कैरेक्टर बच्चों? दो लक्षण। कौन कौन से लक्षण लिए इन्होंने? इसको ऐसे याद रख लेना, राउंड और येलो ये डोमिनेंट लक्षण है। ठीक है, राउंड इसका मतलब है बीज की आकृति कैसी है उसकी बात होगी, और येलो का मतलब है बीज का रंग कैसा है। ठीक है जी, तो बीज की आकृति, बीज का प्रकार कह दो या आकृति कह दो, और दूसरा बीज का रंग। ठीक है, सीड की शेप, और सीड का कलर। हाँ भाई, सीड की शेप में दो विपर्यासी विशेषक कौन कौन से हैं? एक तो कहलाता है राउंड, गोल, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? गोल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा कहलाता है रिंकल्ड, झुर्रीदार। रिंकल्ड कह दो या झुर्रीदार कह दो। बीज के कलर की बात करूं तो एक तो होता है कैसा भैया? येलो, येलो बोले तो पीला, और दूसरा कौन सा होता है? ग्रीन, ग्रीन बोले तो हरा। ठीक है, इसमें ये डोमिनेंट है, प्रभावी है, ये अप्रभावी है। इसमें येलो कलर जो है ये प्रभावी है, डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये दो लक्षण इन्होंने यहाँ पर जो है वो काम में लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस को प्रदर्शित करने हेतु। ठीक है, शुरुआत में क्या करेंगे? वही शुद्ध वंशक्रम ये प्राप्त करेंगे। ठीक है, और शुद्ध वंशक्रम जो प्राप्त करेंगे बार बार सेल्फिंग के द्वारा, उसके बाद ये क्या करवाएंगे? दो शुद्ध पैतृकों के मध्य क्रॉस करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? F1 संतति को प्राप्त करने हेतु। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अप्रोच करता हूं मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। आ जाएं, पेरेंट्स की बात करते हैं सबसे पहले। P फॉर पेरेंट्स, पूरा ही लिख देता हूं, पैतृक कह दो। ठीक है, एक तो शुद्ध रूप से प्रभावी पैतृक और एक अप्रभावी पैतृक। तो शुद्ध रूप से प्रभावी कौन सा होगा? एक लक्षण तो ये और एक लक्षण ये। इसका मतलब एक ही गुणसूत्रों पर इन दोनों की जीन पाई जाएगी और होमोलोगस पर इन दोनों की जीन उपस्थित हो जाएगी। तो एक तो हो जाएगा राउंड येलो, एक पादप तो कैसा हो गया? राउंड येलो बीज वाला, और दूसरा कैसा हो गया? रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड बोले तो झुर्रीदार, रिंकल्ड ग्रीन। अरे भैया कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब
इनको जीन के लिए चिन्ह क्या दिया जाता है, उसके लिए भी मैंने आपको बताया था। डोमिनेंट का पहला लेटर काम में ले लो, डोमिनेंट का पहला लेटर काम में ले लो। वाई वाई कैपिटल वाई आता है तो ये डोमिनेंट हो गया। कैपिटल आर आता है तो ये यहाँ पर, तो राउंड के लिए तो क्या बन जाएगा, आर आर, वाई के लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई। इधर रिसेसिव रिंकल्ड के लिए क्या बोल दो, स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए क्या बोल दो, स्मॉल वाई। अरे कोई दिक्कत है क्या? एक डाई हाइब्रिड का मतलब दो मोनो हाइब्रिड ही तो हैं। इनको आर का क्रॉस आर से करवा लो, एक मोनो हाइब्रिड है। वाई का क्रॉस स्मॉल वाई से करवा लो, दूसरा मोनो हाइब्रिड है। तो एक डाई हाइब्रिड का मतलब कितने मोनो हाइब्रिड है, दो मोनो हाइब्रिड होते हैं भैया, ठीक है। अब यहां से क्या बनाने हैं अपने को, गैमेट बनाने हैं। यहां से गैमेट कौन सा बनेगा, एक जोड़ी जो कारक हैं, फैक्टर हैं, एलील हैं, उनमें से युग्मकों में एक ही पहुंचेगी, तो इन दोनों आर में से एक ही आर आगे आएगा, इन दोनों वाई में से एक ही वाई आगे आएगा, आया ना, तो ये युग्मक बनेगा। और इधर अगर बात करूं तो इन दोनों में से एक ही स्मॉल आर आगे आएगा, इन दोनों वाई में से एक ही स्मॉल वाई आगे आएगा। अरे बोलो, अब क्या होना है, इनके मध्य क्रॉस होना है, वही हाइब्रिडाइजेशन तकनीक, ठीक है, क्रॉसिंग होगी इनके बीच में, ठीक है। आर के साथ में स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई, ठीक है। ये अपने को क्या प्राप्त हो गया, F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन यहां पर अपने को ऑब्टेंड हो जाती है, ठीक है। अब F1 से F2 प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, सेल्फिंग करवाई जाती है। सेल्फिंग का मतलब इस पादप का क्रॉस किससे करवाएंगे, ऐसे ही पादप के साथ में क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है। अब बात आती है इसके युग्मक कौन कौन से बनेंगे, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में युग्मक बनाने के लिए फोर्क लाइन मेथड आप काम में ले लो, और एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हो, ठीक है। फोर्क लाइन मेथड का मतलब क्या है, मैं जैसे ये पादप ले लेता हूँ, ये और ये एक ही तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो हेटेरोजाइगस आता है एक लक्षण की, अगर हेटेरोजाइगस एलील आती हैं तो इनको ऊपर नीचे लिख दो इस प्रकार। अब ये अगला लक्षण की जो हेटेरोजाइगस हैं वो इन दोनों को देनी होती हैं। कहने का मतलब इसकी संभावना क्या है, इस कैपिटल आर की, ये कैपिटल आर इस वाई से भी क्रॉस कर सकता है, ये कैपिटल आर इस वाई से भी क्रॉस कर सकता है, दो संभावनाएं। अरे बोलो भाई, इस आर की, छोटे वाले आर की संभावना क्या है, ये कैपिटल वाई से भी क्रॉस कर सकता है, ये स्मॉल वाई से भी क्रॉस कर सकता है। इसका मतलब है इनको ऊपर नीचे लिख दिया। अब ये दोनों एलील कैपिटल आर को भी दे दो, स्मॉल आर को भी दे दो, तो ये कैपिटल वाई हो गया, स्मॉल वाई हो गया, कैपिटल वाई हो गया, स्मॉल वाई हो गया। इसको हम कहते हैं फोर्क लाइन मेथड, गैमेट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अभी सवाल करवाएंगे उस समय और समझा देंगे इसको, ठीक है जी। यहां से गैमेट कैसा बना, आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैप वाई। यहां से कैसा बना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहां से कैसा बना, स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहां से कैसा बना, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो चार प्रकार के युग्मक बने या नहीं बने, अरे बना सकते हो ना। तो ये अपना क्या कहलाता है भैया, ये फोर्क लाइन मेथड कहलाता है, ठीक है। कांटा रेखा मेथड कहलाता है, फोर्क लाइन मेथड। किसके लिए होता है, युग्मक निर्माण के लिए फोर्क लाइन मेथड काम में लिया जाता है। ये पादप चार प्रकार के युग्मक बना रहा है, तो ये पादप भी ठीक इसी चार प्रकार के युग्मक बनाएगा। बोलो जी। तो अब मैं वो 16 कॉलम बनाऊंगा, क्योंकि चार इधर और चार इधर, उनके रिजल्टेंट जो हैं वो F2 प्रोजेनी अपने को 16 ऑब्टेंड होंगी, ठीक है। ये इधर वाला नोट डाउन कर लेना, इसको मिटा रहा हूं मैं। नोट डाउन करने का मतलब है वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके लिख लो फिर। तो भैया युग्मक कौन कौन से बन गए, यहां युग्मक देखो, या तो ऐसे बना लो या डायरेक्टली बना लो। इस आर का इसके साथ में क्रॉस करवा दो, इस आर का इसके साथ में क्रॉस करवा दो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो क्रॉस करवाया तो युग्मक कैसा बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, आर का वाई के साथ में, और छोटे आर का कैपिटल वाई के साथ में, स्मॉल आर कैपिटल वाई। बोलो जी। अगली बात, कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ में, स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ में, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अरे बोलो भाई। अब आप कहोगे सर यहाँ तो पहला ये बना है, ठीक है, पहला ये बना है,
यहाँ दूसरा ये बना है लेकिन यहाँ पर तीसरा है। अरे भैया कैसे ही बना लो, लेकिन एनसीईआरटी में अपने को 3 ट्रायंगल बनाने हैं, उन 3 ट्रायंगल के लिए ये वाला सीक्वेंस ले लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अन्यथा फिनोटाइप और जीनोटाइप पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो आसानी से अपने को पता लग जाता है। इन गैमेट का क्रॉस ऐसे ही गैमेट के साथ में करवाया जाएगा। एक पादप का गैमेट ये है, दूसरे पादप के गैमेट ये है, ये अपने को क्या मिल गए, गैमेट। तो फिर अब क्या करना है, बनाओ पुन्नेट स्क्वायर। ये भैया पुन्नेट स्क्वायर बना दिया, ये लो। कितने खाने बनाओगे, 4 गैमेट ऊपर की ओर और 4 नीचे की ओर, इधर की ओर। तो 4 चौक कितने होते हैं भैया, 16। अरे हाँ या ना, इतने पढ़े तो आते हैं ना, आने भी चाहिए, नहीं तो फिजिक्स कैसे पढ़ोगे। ठीक है, तो गैमेट लिख दो। इधर गैमेट है कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा है स्मॉल आर कैपिटल वाई, तीसरा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, चौथा गैमेट हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे ही गैमेट इधर रख दो, आर वाई स्मॉल आर कैप वाई, कैप आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इस खाने को अगर भरना है तो इस खाने के दोनों तरफ कौन है, एक तरफ ये है एक तरफ ये है, तो इन दोनों के क्रॉस ये खाना भरेगा। इस खाने को अगर भरना है तो इस खाने के दोनों ओर कौन है, एक तो ये गैमेट आ गया और दूसरी ओर कौन है, ये वाला है, तो इन दोनों के क्रॉस से ये भरेगा। ऐसे ही अगर ये वाला खाना भरना हो तो इस खाने के एक तरफ तो स्मॉल आर स्मॉल वाई और दूसरी ओर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अरे भर सकते हो ना, तो 16 कॉलम कैसे भरेंगे, इन दोनों से ये भरा जाएगा, तो आर आर वाई वाई, बोलो जी, इन दोनों से ये भरा जाएगा, कैप आर स्मॉल आर कैप वाई, इन दोनों से ये भरा जाएगा, दोनों कैपिटल आर आएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन दोनों से ये भरा जाएगा, आर आर कैप वाई स्मॉल वाई। कोई दिक्कत, ये भरना है तो इन दोनों से भरा जाएगा, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इन दोनों से ये भरा जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये याद रखना, डोमिनेंट फैक्टर को जनरली पहले लिखा जाता है, तो यहाँ पर स्मॉल वाई कैपिटल वाई मत लिख देना, पहले कैपिटल वाई लिखना है। ठीक है, इसको भरना है तो इसका इसके साथ में क्रॉस, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है जी, इन दोनों में कौन कौन से आएंगे, ऐसे ही आएंगे, ये चारों एक जैसे आते हैं। ठीक है, फिर भी देख लो, इसका क्रॉस इससे करवाया तो ये भरेगा, क्या क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कोई दिक्कत, इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है जी, तो ये जो 9 पौधे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक फिनोटाइप वाले बनेंगे। और वो एक फिनोटाइप कौन सा होगा, देखो दोनों कैपिटल आर के लिए राउंड होता है, कैपिटल वाई के लिए येलो होता है। अगर एक भी डोमिनेंट आ गया तो अपना प्रभाव दर्शाएगा। ठीक है जी, इसमें कहीं भी, इन 9 पौधों में कहीं भी ऐसा केस नहीं बन रहा है कि स्मॉल आर आ जाए या स्मॉल वाई एक साथ आ जाए। ठीक है, ऐसा केस नहीं बन रहा है, इसका मतलब है ये प्रभावी बनेंगे राउंड और येलो टाइप के। ओके, अब दूसरे को मैं सेकंड कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वो सेकंड कलर कौन सा है, आ जाए। ये वाला पादप कैसा बनेगा, इन दोनों का क्रॉस करवा दो, स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर नहीं है, इसका मतलब राउंड नहीं बनेगा, गोल नहीं बनेगा, रिंकल्ड बनेगा, झुर्रीदार बनेगा भैया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देख लो, इन दोनों का क्रॉस करवाया, स्मॉल आर, अगला क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये भी कैसा हो गया, झुर्रीदार बन गया और येलो हो गया। ठीक है, ऐसे ही इस पादप का देखो, इसका इसके साथ में स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन गया। तो ये 3 पादप जो हैं ये सेम फिनोटाइप वाले बनेंगे। अब ये तीनों पादप एक फिनोटाइप का बनेगा और ये पादप एक अलग ही फिनोटाइप बनेगा। तो ये जो 3 बनेंगे इनको अगले कलर से लिख देते हैं। ये कैसे बनेंगे, इसका क्रॉस इससे करवाया तो ये आएगा, इसका मतलब है कैपिटल आर राउंड बनेगा और स्मॉल वाई का मतलब हो गया ग्रीन बनेगा। तो ये भी राउंड वो ग्रीन बनेगा, ये भी राउंड ग्रीन बनेगा। देख लो चाहे, इसका क्रॉस इससे करवाया, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई हैं, तो ये तो राउंड बन गया और ये जो है ये ग्रीन बन गया।
ये भी राउंड ग्रीन बनेगा, देख लो चाहे से, इसका क्रॉस इससे करवा दो, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये तीन पादप जो हैं एक फिनोटाइप वाले बनेंगे। ठीक है, कितने प्रकार के फिनोटाइप आ रहे हैं? एक तो ये राउंड येलो आ गया ब्लैक वाला, ये ब्लू वाला कैसा आ गया अपना रिंकल्ड येलो आ गया, झुर्रीदार पीला आ गया, ये कैसा आ गया राउंड ग्रीन आ जाता है, गोल हरा आ जाता है। और जो लास्ट वाला बनेगा वो कैसा बनेगा? पैतृक प्रकार बनेगा, रिसेसिव टाइप का रिंकल्ड ग्रीन। कैसे बनेगा रिंकल्ड ग्रीन? आर आर स्मॉल वाई, ये बन जाएगा आर आर स्मॉल वाई स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पर तीन ट्रायंगल बन गए हैं आपके सामने। कौन कौन से ट्रायंगल बने हैं भैया? एक ट्रायंगल तो ये वाला ले लो, ये देखो ये वाला ट्रायंगल आया ना। एक ट्रायंगल ये ब्लू वाला बन जाएगा और एक ट्रायंगल ये रेड वाला बन जाएगा। ठीक है, तो तीन ट्रायंगल बनाए हैं। अगर मैं इसको आर वाई को, कैपिटल आर वाई को यहाँ ले लेता, जैसे यहाँ पर मैंने इसके बाद ये बनाया है, तो फिर मेरे को ये सीक्वेंस में ट्रायंगल प्राप्त नहीं होता। ले सकते हो, दिक्कत नहीं है इसमें कोई भी। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना F2, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का पुन्नेट स्क्वायर अपन ने बना दिया। अब इसका F2 जनरेशन मैं बना देता हूं। F2 जनरेशन जो प्राप्त होगी, ये सेल्फिंग हो रही है भैया, यहां पर इसको क्या बोलेंगे? सेल्फिंग। F2 जनरेशन जो प्राप्त होगी उसमें चार प्रकार का फिनोटाइप आएगा और रेशियो क्या होगा? 9 अनुपात। फिनोटाइप देख लो, राउंड येलो, ये तो 9 बन गए, ये 3 बन गए, ये 3 बन गए, ये 1 बन गया। तो F2 जनरेशन में फिनो आता है कितना? 9 3 3 1। फिनोटाइप आएगा भैया कितना? 9:3:3:1। ठीक है, 9 तो कैसे आएंगे? यहां से देखकर निकाल सकते हो, राउंड और येलो। ठीक है, गोल और पीले। 3 कैसे आएंगे? ब्लू वाले देख लो, स्मॉल आर का मतलब राउंड तो नहीं होगा, कैसा होगा? रिंकल्ड होगा, रिंकल्ड और येलो। ठीक है, झुर्रीदार और पीले। 3 कैसे आएंगे? ये रेड वाले ले लो, राउंड और ग्रीन। और एक कैसा आएगा? रिंकल्ड और ग्रीन। तो कौन कौन से आ गए? 9 तो आ जाते हैं भैया राउंड येलो। ठीक है, 3 आ जाते हैं कैसे? ब्लू वाले कैसे हैं? रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। और 3 आ जाते हैं कैसे? रेड वाले, राउंड ग्रीन। ठीक है, और एक कैसा आ जाता है? स्मॉल आर रिसेसिव टाइप का, ये बन जाएगा रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, जीनोटाइप की अगर बात करें तो याद करो, जीनोटाइप निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइप कितना आया था? 1 2 1। 1 2 1 को किससे गुणा कर दो? 1 2 1 से गुणा कर दो, आया ना। तो अपना क्या आ जाता है यहाँ पर? F2 का जीनोटाइप आ जाएगा। ये पहले निकाल कर बताया हुआ है मैंने, यहाँ पर डायरेक्ट जीनोटाइप लिख रहा हूं मैं। F2 का जीनोटाइप कैसा आएगा? एक 122 412 121। ये निकाल कर आप देख भी सकते हैं, और शुरुआत में जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के दौरान मैंने ये आपको निकाल कर भी बताया। ठीक है, तो ये अपना मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो यहाँ पर पूरा होता है। अब यहाँ पर सवाल बन जाता है कि भैया बताओ RRYY टाइप के जीनोटाइप वाले कितने पादप बनेंगे? आपसे कोई डायरेक्ट पूछे कि बताओ F2 जनरेशन में राउंड और ग्रीन कितने बनेंगे, तो ये तो सबको याद रहेगा कि राउंड येलो 9 थे, रिंकल्ड येलो 3 थे, तो राउंड ग्रीन कितने हैं? 3 हैं, ये तो बता दोगे। लेकिन आपसे कोई भी रेंडमली उठाकर पूछ लिया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस टाइप के जीनोटाइप वाले पादप कितने बनेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक होगी, वो ट्रिक आपको समझाएंगे। पहले इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो इसको नोट डाउन अभी कर लेंगे अपन। पहले तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। कर लिया? ये अपना आज यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा होता है। कल आते ही मैं वो ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से अपने को पता लगे कि कोई भी जीनोटाइप अगर अपने को दे दिया जाता है
तो उस जीनोटाइप की संख्या में कितना पादप बनेगा, उसकी संख्या कैसे ज्ञात करें। अरे ओके भैया, तो ये यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस में आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर 5 में डाई हाइब्रिड के रिजल्ट्स भी अपन देखेंगे और वो ट्रिक भी देखेंगे जिससे अपने को पता लग जाए कि कोई भी जीनोटाइप अगर दे दिया जाता है सवाल में तो उसकी संख्या कैसे पता करें, कितने पादप डाई हाइब्रिड में उस प्रकार के बनते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।